स्क्रीन शो हो रही है ना यस सबको? यस सर, यस यस। सर। चलिए, तो शुरू करते हैं। मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूं, ये हमारे एविडेंस एक्ट का लास्ट चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें एक क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा अभी आपको, लीडिंग क्वेश्चंस के ऊपर आता है और उसमें मैं शुरू में बहुत बार परेशान हुआ हूँ। ठीक है, शुरू शुरू में बहुत बार मैं परेशान हुआ हूँ, तो आप लोग कभी फ्यूचर में, अपने फ्यूचर में कभी परेशान ना हो, इसलिए मैं आज ही कोशिश करूंगा कि आप लोगों की वो प्रॉब्लम मैं यहीं दूर कर दूं। जो भी कंफ्यूजन होगी मैं यहीं दूर कर दूंगा आप लोगों की। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग यस के जो सर। 2-3 सेक्शंस होंगे वो थोड़े से उनको फोकस के साथ में समझिएगा और बाकियों को ऑब्जेक्टिव टाइप से समझिएगा। ठीक, चलिए, तो पहला सेक्शन है हमारे पास 135, पहले चैप्टर 10 है हमारे पास। चैप्टर 10 कहता है विटनेसेस के एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, कि भाई एविडेंस एक्ट है तो विटनेसेस जो अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी तो एविडेंस की तरह काम करते हैं, तो इसलिए विटनेसेस के एग्जामिनेशन को डाला है एविडेंस एक्ट में। आप ध्यान रखिएगा, विटनेसेस नहीं डाला है, विटनेसेस के बारे में बात नहीं हो रही है। एविडेंस एक्ट में विटनेसेस के बारे में बात नहीं हो रही है, विटनेसेस के एग्जामिनेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कोई कोई कहे कि विटनेसेस के बारे में कौन से सब्जेक्ट में दे रखा है, तो आप बोलते हैं एविडेंस एक्ट के बारे में। एविडेंस में विटनेसेस के बारे में नहीं दे रखा है, विटनेसेस के बारे में दे रखा है सीआरपीसी में, लेकिन विटनेसेस के एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है एविडेंस एक्ट में। ठीक है, चलिए, एक कंफ्यूजन ये दूर हुई आप लोगों की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये, ऐसे आते हैं, अभी बताऊंगा आपको, लीडिंग क्वेश्चंस पे आएंगे आगे। अब पहला सेक्शन है इसमें 135, वो क्या बोलता है हमको, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ठीक है, कि विटनेसेस को कैसे पेश किया जाए, कब पेश किया जाए और उनका एग्जामिनेशन कैसे हो। तो भाई सिंपल सी बात है, उनको पेश कैसे करना है इससे एविडेंस का कोई लेना देना नहीं है। विटनेस सामने आ रहा है और वो रिलीवेंट अगर एविडेंस दे रहा है तो वो एडमिसिबल होगा एविडेंस एक्ट के अंदर। इस चीज से हमको लेना देना है एविडेंस एक्ट के अंदर, एविडेंस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो यही बात कहता है कि कौन विटनेस कब आएगा, या कितने विटनेस आएंगे, या कैसे कैसे आएंगे। तो वो सारे मैटर्स डिपेंड करते हैं, अगर सिविल केसेस हैं तो वो डिपेंड करेंगे सीपीसी से, और अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वो विटनेसेस का ऑर्डर फॉर्मेट तय होगा। ठीक, पहली चीज यहीं पे क्लियर कर रहा है वो सेक्शन में। क्या बोलता है यार, सेक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। द ऑर्डर इन विच विटनेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर सिविल केसेस और सिविल केसेस में हमें सीपीसी बताएगा कि कब कौन सा विटनेस कैसे आएगा, और अगर क्रिमिनल केस है तो हमें सीआरपीसी बताएगा कि कब कौन सा विटनेस कैसे एंटर होना है कोर्ट में, कब कौन से विटनेस को बुलाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका मेन अगर मैं आपको बता दूं तो भाई जो पहले प्लेंटिफ होता है पहले अपने विटनेस वो लेकर आता है, या तो सीपीसी हो या सीआरपीसी हो, दोनों में ही यही बात होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ जिसके ऊपर होगा वही अपना विटनेस पहले लेकर आएगा। ये कॉमन रूल है दोनों में, सीपीसी और सीआरपीसी में। ठीक है, अगर प्रोसिक्यूशन है, क्रिमिनल केस की बात कर दूं तो प्रोसिक्यूशन अगर कोई एक्यूज्ड के ऊपर कोई आरोप लगा रहा है अगर किसी इंसान के ऊपर, तो पहले उसको अपने आरोपों को प्रूव करना होगा। ठीक है, जो भी वो क्लेम कर रहा है उसको पहले प्रूव करना होगा, तो उस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले विटनेस वो लेकर आएगा कि देखिए सर, हम ये कहते हैं कि इसने मर्डर किया है और हमारे पास गवाह भी है, हम अपनी गवाह को बुला के स्टेटमेंट दिलवा दे रहे हैं। तो अब हमने प्रूफ कर दिया कि मर्डर आपने किया है। अब आपको फिर एक्यूज जो होगा वो अपना डिफेंस शुरू करता है। फिर पहले वो वेट करेगा कि भाई प्रोसिक्यूशन अपना प्रूफ कर पाता है कि नहीं कर पाता क्लेम। अगर वो कर देता है उसके बाद जो एक्यूज होता है उसको अपना डिफेंस शुरू करना होता है, तो बाद में देगा फिर डिफेंस, एक्यूज देगा अपने विटनेसेस बाद में। ठीक है, यही सेम काम सिविल में होता है, जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको पहले अपने विटनेसेस देने होते हैं। तो ये ऑर्डर जनरल सी बात है, यही बोल रहा है कि सीपीसी और सीआरपीसी में आप लोग जाके देखेंगे अगर ऑर्डर की बात करेंगे कौन पहले कौन सा अपना विटनेस देगा। अब आता है सेक्शन 136, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। इस सेक्शन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे और दिल्ली मुंबई दुनिया में घूमे आएंगे और घूमते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस सेक्शन को ध्यान से समझिएगा और जिसको ना समझ में आए तो मुझे प्लीज पूछ लीजिएगा हाथ के हाथ। देखिए, जज टू डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। अब आपने ये पढ़ा है कि भाई अगर कोई फैक्ट इन इश्यू को हमें प्रूव करना है तो उसके लिए हमको एक रिलीवेंट फैक्ट देना होगा कोर्ट में। ठीक है,
और वो फैक्ट जो रिलीवेंट फैक्ट आप दे रहे हैं वो एडमिसिबल है या नहीं, ये बात भी हमें एविडेंस एक्ट बताता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जैसे कि कौन सा फैक्ट एडमिसिबल होगा या नहीं ये जज को डिसाइड करना होता है ना, या फिर कौन सा फैक्ट रिलीवेंट है या नहीं फैक्ट इन इशू के, ये चीज भी जज डिसाइड करता है कॉमन सेंस से, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से। तो उसके लिए जज के पास 136 सेक्शन है, इसके अंदर ही बताया गया है कि कौन से फैक्ट्स एडमिसिबल होंगे या नहीं होंगे एविडेंस में, या कौन से एविडेंसेस एडमिसिबल हैं या नहीं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि केसेस में कुछ ऐसे होते हैं एविडेंस जो रिलेट तो कर रहे हैं वहां पर, लेकिन जज उनको एडमिट नहीं करता, कि कुछ ना कुछ रीजन दे देता है। जैसे कि अभी हमने कल ही एक केस पढ़ा था कि वो हस्बैंड था, मिडिल स्टोरी पे गया, अपने फ्लैट के नीचे वाले घर पे गया, और उस एजेड पर्सन को जो किराएदार था उनके यहाँ, उनको उसको मार के लाके ज्वेलरी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी उसने, और उसने अपनी वाइफ को बताया कि मैंने उसको मार के उससे छीन कर लाके तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। और यही बात वाइफ ने बताई कोर्ट में कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि उसने उसने मार के उसको उससे छीन के लाके मुझे दिया है। लेकिन तब भी जब डायरेक्टली रिलीवेंट है, लेकिन तब भी कोर्ट जो है उसे एडमिट नहीं कर रही उस स्टेटमेंट को। और स्टेटमेंट एडमिट कौन सी करी कि वाइफ ने बाद में ये भी कहा था कि मैंने इसको नीचे जाते हुए देखा था, ये बेसमेंट में भी गया बाद में, वहां से फिर नहाकर और वही कपड़े पहनकर ऊपर आया वापस मर्डर करने के बाद। तो कोर्ट ने बोला कि भाई जो इसने खुद देखा, एक्ट जो देखा इसने, वो हम एडमिट कर रहे हैं एज अ एविडेंस, लेकिन जो इसने स्टेटमेंट दी है वो एडमिट नहीं कर रहे, पहला वाला पार्ट हम लोग। ठीक है, तो 136 सेक्शन हमको यही बोलता है कि ये जज डिसाइड कर सकता है इस सेक्शन में कि कौन से एविडेंसेस वो एडमिट करेगा और कौन से नहीं करेगा। चलिए अब इसको समझते हैं, लैंग्वेज इसकी पूरे ध्यान से आप लोग फोकस करिएगा, समझते हैं। चलिए, when either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. वो कहते हैं कि भाई अगर कोई जज के सामने अगर कोई पार्टी कुछ प्रूव करना चाह रही है किसी अदर फैक्ट से, तो पहले उस पार्टी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो फैक्ट हम दे रहे हैं ये इस केस से किस तरीके से रिलीवेंट करता है। उसके बाद जज ये सोचेगा, ये देखेगा कि ये जो फैक्ट दे रहे हैं कि अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो क्या इससे फैक्ट इन इश्यू प्रूव हो जाएगा। अगर जज को लगता है कि हाँ इससे फैक्ट इन इश्यू प्रूव हो जाएगा इस रिलीवेंट फैक्ट से जो पार्टी प्रपोज कर रही है देना, तो अगर प्रूफ हो जाता है तो मैं इसको एडमिट कर लेता हूँ फिर। तो उसके बाद जब कोर्ट परमिशन दे देगी कि हाँ भाई अब आप ये एविडेंसेस पेश कर सकते हैं, तो अब वो पार्टी एविडेंस पेश करेगी। क्लियर हो गया सबको? 3 पॉइंट है इसमें, ध्यान से एक एक अलग अलग पॉइंट समझिएगा इसको। 2 पॉइंट है, सॉरी 3 है। पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया सबको? When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant. ठीक है, जिस एविडेंस के लिए कोई पार्टी प्रपोज कर रही है, प्रपोजल दे रही है कि भाई मैं इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए अपना एक एविडेंस देना चाह रही हूँ, कोई पार्टी ये बोल रही है, प्रपोज कर रही है कोर्ट के सामने, प्रपोजल दे रही है अपना, तो कोर्ट ये सोचेगी कि ये जो फैक्ट दे रही है ये क्या रिलीवेंट है इस केस में कि नहीं है, और रिलीवेंट का स्केल क्या है, उसमें मेजर करने का स्केल क्या है। वो स्केल ये है कि कोर्ट ये देखेगी कि ये फैक्ट से क्या फैक्ट इन इश्यू प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये स्केल है ये पहचानने का कि ये फैक्ट रिलीवेंट है या नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? टेक्निकल पॉइंट बोल रहा हूं मैं। अरुंधति मैम? यस सर, समझ रही हूँ सर, बोलिए। समझ रहे हैं ना आप? मनीष सर? यस सर। क्लियर हो रहा है ना सर आपको पॉइंट? यस सर। धारवी मैम? यस सर। प्लीज मुझे बोल दीजिएगा, आप लोग अगर कहीं भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो तो मुझे हाथ के हाथ बोल दीजिएगा, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों के लिए बाद में। चलिए,
मैं एक बार शॉर्ट में और सिंपल वर्ड्स में इसको बोलता हूँ कि अगर कोई पार्टी को कोई फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस देना है तो वो पहले कोर्ट्स को बोलेगी, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ये देखेगी, सेकंड पार्ट लिख रहा है एंड से देखिए, एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स फिट, if he thinks that the fact if proved would be relevant and not otherwise। जब पार्टी प्रपोजल देगी ना कोर्ट को कि मैं ये एविडेंस पेश करना चाहती हूँ इस फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करने के लिए, तो जज सबसे पहले ये देखेगा कि ये फैक्ट रिलीवेंट है या ये एविडेंस रिलीवेंट होगा या नहीं होगा। पहले वो एविडेंस के बारे में बताएगी पहले कोर्ट को कि मैं ये इस टाइप का एविडेंस देना चाहती हूँ, तो कोर्ट ये सोचेगी कि ये एविडेंस क्या इस फैक्ट इन इश्यू को प्रूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये तो मैं अलग बोल रहा हूँ, डीप बोल रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट में अगर बोलूं तो कोर्ट ये देखेगी खाली कि ये एविडेंस क्या रिलीवेंट होगा क्या इस केस में, या इस फैक्ट इन इश्यू को के रिलीवेंट होगा या नहीं होगा। तो उसको देखने के लिए वो ये सोचेगी रिलीवेंट है या नहीं, ये क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए वो ये देखेगी क्या इस फैक्ट से ये फैक्ट इन इश्यू प्रूव हो जाएगा क्या। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ पॉसिबिलिटी है ये जो एविडेंस दे रहे हैं इससे फैक्ट इन इश्यू प्रूव हो सकता है, आइदर यस में हो और नो में हो, मतलब प्रूफ भी हो सकता है और डिसप्रूव भी हो सकता है, अगर तो कोर्ट परमिशन दे देगी कि हाँ भाई आप एविडेंस दे दीजिए, हम एडमिट कर लेते हैं उसको। ठीक, पहला पॉइंट ये है। अगला ये, अगर कल को आप भी अगर जज बन गए तो आपको भी इसी तरीके से सोचना होगा कोर्ट में बैठ के, जब आपके सामने एविडेंसेस आ रहे होंगे तो आपको हर एविडेंस के बारे में ये सोचना होगा कि ये रिलीवेंट है या नहीं, ये इस एविडेंस से फैक्ट इन इश्यू पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपको खाली इतना सोचना है, कोई एविडेंस एडमिट करने से पहले, कोर्ट में जमा करने से पहले, ठीक। और अगर आप वकील हैं तो वकील आपको ये सोचना है कि ये इस एविडेंस को मैं रिलीवेंट कैसे पेश करूं जज के सामने, ताकि जज मेरे इस एविडेंस को एडमिट कर ले अपने यहाँ कोर्ट के अंदर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट बोलता है इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking। देखिए अगर आप इसको पहली बार पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम लोग इसको टुकड़ों में पढ़ते हैं, स्प्लिट करके। इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, अगर जो पार्टी है कुछ ऐसा एविडेंस दे रही है और वो चाह रही है कोर्ट से कि वो एडमिसिबल कर ले, तो लेकिन वो एविडेंस डिपेंड कर रहा है किसी और प्रूफ पे, किसी और फैक्ट के प्रूफ पे, तो आपको पहले वाला फैक्ट पहले प्रूफ करना पड़ेगा, फर्स्ट मेंशन फैक्ट को आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल भी आपको दे रखा है, मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने पहले भी करा था स्टार्टिंग में किसी सेक्शन में कि अगर, हाँ डाइंग डिक्लेरेशन वाले में करा था हमने सेक्शन 32 में, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैम को और साहू सर को याद होगा, अरुंधति मैम को, कि वो ऐसा था कि भाई अगर आपको किसी का डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करना है ना, कि भाई मुझसे उस व्यक्ति ने मरने से पहले ये बातें बोली थी और उसने कहा था कि मेरी मौत का कारण ये है कि ये है, वो फिल्मी डायलॉग जो होते हैं, तो ये चीज आपको स्टेटमेंट कोर्ट में आप दे रहे हैं, तो भाई उससे पहले ये प्रूफ तो कर दो कि वो व्यक्ति मर चुका है। किसी का डाइंग डिक्लेरेशन आपको कोर्ट में प्रूव करना है तो उसके लिए पहले कोर्ट में ये तो प्रूव हो जाए कि वो व्यक्ति मर चुका है ना। तो इसलिए फर्स्ट मेंशन फैक्ट मतलब कि जो अदर फैक्ट है वो पहले प्रूव होगा, उसके बाद में उसके डाइंग डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट को आप प्रूव करने के लिए एविडेंस देंगे अलग से, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? चलिए, या फिर अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको इसी में, एक और बात बोलूं तो जैसे कि हमने पढ़ा था सेकेंडरी एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस में, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए जो रूल है हमारे पास, जो सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कंटेंट्स को अगर प्रूव करना है तो उसके लिए बेस्ट एविडेंस होगा वो डॉक्यूमेंट खुद, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ।
लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और उसके लिए आप कोई सेकेंडरी एविडेंस की परमिशन मांग रहे हैं कोर्ट से कि सर हमें वो एविडेंस सबमिट करने के लिए परमिशन दे दीजिए जो कि सेकेंडरी एविडेंस है हमारे पास, तो कोर्ट के सामने पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास प्राइमरी एविडेंस उसका क्यों नहीं है ना। ये सेक्शन था ना हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस के अंदर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना है तो प्राइमरी एविडेंस आपको देना होगा, और अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है, आप सेकेंडरी एविडेंस के लिए परमिशन मांग रहे हैं कोर्ट से, तो पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि हम प्राइमरी एविडेंस डॉक्यूमेंट का क्यों नहीं दे पा रहे। आप जब उसको प्रूव कर लेंगे कोर्ट के सामने और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तब आपको परमिशन देगी कि ठीक है अब आप इसकी फोटोस्टेट या कोई सर्टिफाइड कॉपी आप सबमिट कर दीजिए फिर कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस बनाकर, है ना। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप कोई फैक्ट प्रूफ करना चाह रहे हैं और वो फैक्ट रिलेट कर रहा है किसी अदर फैक्ट से, तो वो अदर फैक्ट को आपको पहले प्रूफ करना होगा। चलिए अगला बोलता है हमारा, इफ द रिलीवेंसी ऑफ द एलीग्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर एलीग्ड फैक्ट being first proved, the judge may in his discretion either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved or acquire evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact. चलिए अब इस वाले सेक्शन में पैराग्राफ में बोल रहा है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसको प्रूफ करने के लिए आप सेकंड फैक्ट प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, बात समझिएगा, एविडेंस की बात नहीं हो रही है। ऊपर ऊपर क्या था, किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए आप एविडेंस के लिए परमिशन मांग रहे थे कोर्ट से, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए सेकंड फैक्ट आप लेकर आ रहे हैं कोर्ट में, और वो सेकंड फैक्ट इस तरीके से है कि वो रिलेट कर रहा है फर्स्ट फैक्ट से, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। आप एक और फैक्ट क्रिएट कर रहे हैं कोर्ट के सामने फैक्ट इन इशू को प्रूफ करने के लिए कि अगर ये ऐसा है तो वो भी अगर ये ऐसा सच है तो वो भी अपने आप ही सच हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे बोलूं, चलिए इलस्ट्रेशन है इसका। तो वो ये कहते हैं कि इसमें कोर्ट कुछ भी कह सकती है आपसे, वो या तो कोर्ट ये कह सकती है कि नहीं आप पहले फर्स्ट फैक्ट ही प्रूफ करिए, या फिर कोर्ट ये कह सकती है कि नहीं पहले आप सेकंड फैक्ट प्रूफ करिए, या एविडेंस दे दीजिए जिससे आपका सेकंड फैक्ट पहले प्रूव हो जाए फर्स्ट फैक्ट से। ये सब डिपेंड करता है कोर्ट की डिस्क्रिशन पे। इन हिज डिस्क्रिशन द जज में इन हिज डिस्क्रिशन आइदर परमिट of the first fact to be given before the second fact is proved, or acquire evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact. कोर्ट ये कहेगी नहीं नहीं भैया आप तो फैक्ट पे फैक्ट लेके आ रहे हैं, आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं कोर्ट को, आप ऐसा मत करिए, आप खाली फर्स्ट फैक्ट को ही आप प्रूफ करिए, पहले एविडेंस दीजिए फर्स्ट फैक्ट के। या फिर अगर कुछ ऐसा केस है, सिचुएशन अगर ऐसी है कि कोर्ट को आप ये समझा पाते हैं, आप ये कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि सर अगर हमने ये जो नया फैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं अगर हम इसको प्रूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट जो फैक्ट इन इशू है, फर्स्ट फैक्ट है, वो अपने आप प्रूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए राम और श्याम है, तो केस अगर मान लीजिए फैक्ट इन इशू ये है क्या राम श्याम का भाई है, क्या राम बड़ा भाई है श्याम का, तो आप मान लीजिए ये प्रूफ करने के लिए आप ये नया फैक्ट लेकर आ गए, क्या श्याम छोटा भाई है राम का, तो आप कोर्ट से कहें कि सर अगर हम ये प्रूफ कर दें कैसे भी कि श्याम छोटा भाई है राम का, तो ये फैक्ट अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा कि राम बड़ा भाई है श्याम का। आप लोग समझ रहे हैं। तो अगर कोर्ट को आप ये कन्विंस कर लेते हैं कि ये नए फैक्ट को प्रूफ अगर हम कर देंगे तो फैक्ट इन इशू अपने आप प्रूव हो जाएगा, तब कोर्ट आपको परमिट कर देगी। अदरवाइज कोर्ट कहेगी कि नहीं आप नया फैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, आप एविडेंस अगर आपको देने हैं तो फैक्ट मेन फर्स्ट फैक्ट के आप एविडेंस दीजिए जो फैक्ट इन इशू है। क्लियर हो गया। चलिए इलस्ट्रेशन वही है जो मैंने आपको दिए हैं अभी हाथ के हाथ, पढ़ लीजिएगा इनको, 3 है। यहां तक तो थी आप लोगों की टफ जॉब,
अब शुरू होगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट। चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नहीं है सर। ओके, मनीष सर आपको? नहीं सर। नहीं सर। धारी मैम और अरुंधति मैम, आप दोनों को? No sir, clear है section. ओके मैम, आपको? हाँ सर, clear है. क्या हुआ, आपका डाउन कैसे साउंड आ रही है इतनी आज? लो फ्रिक्वेंसी की साउंड आ रही है आपकी बहुत। मैडम अरुंधति आज मैम फास्टिंग है शायद। है? सर कुछ नहीं सर, ठीक हो. नहीं, कुछ तो चलिए डाउट आगे. है, कुछ तो लग रहा है। नहीं सर, चलिए डाउट नहीं है, क्लियर है. चलिए, अब आती है थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इन सेक्शंस पे बहुत आता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा इनके। अब ठीक है, ये याद रखने वाली बातें हैं लेकिन रटने वाली बातें नहीं है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो याद अपने आप हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप रटते रहिएगा, एक आध महीने में बार बार भूलेंगे आप। जो गलतियां इसमें मैंने करी थी शुरू में। ठीक है, चलिए, क्या बोलता है एग्जामिनेशन इन चीफ? आपने बहुत सुना होगा लीडिंग क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन इन चीफ, ये वो। लीडिंग क्वेश्चन कब कब पूछ सकते हैं, कब कब नहीं पूछ सकते, ऐसे क्वेश्चन बहुत। अगर आपने कभी टेस्ट पेपर देखा होगा या कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, अपने एग्जाम दिया होगा अपने कॉलेज का या देने वाले होंगे, तो ये क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके पास। पूरे एविडेंस एक्ट में ये लास्ट के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो इनको हम लोग क्लियर कर लेते हैं आज। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? देखिए, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है कि कोई भी जो विक्टिम की तरफ से केस लड़ रहा है या डिकीज्ड की तरफ से केस लड़ रहा है, मैं देखिए दो वर्ड बोल रहा हूँ, विक्टिम या डिकीज्ड, आप ध्यान रखिएगा मेरी बातें। या अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि प्रोसिक्यूशन, ठीक है, प्रोसिक्यूशन जब आरोप लगाता है तो अपना अपना जब क्लेम वो प्रूफ करता है, जब बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है स्टार्टिंग में, तो वो अपना सबसे पहला जो विटनेस लेकर आता है वो हमेशा दमदार विटनेस लेकर आएगा, जिस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। जो केस को स्टार्ट करता है, अपने एविडेंसेस देता है, क्लेम करता है, वो सबसे पहले जो उसको अपना विटनेस पेश करना होता है, तो सबसे पहला विटनेस जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग विटनेस होता है। ठीक है, और जो सबसे, उसी को हम बोलते हैं मेन विटनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन कह दीजिए। अगर प्रोसिक्यूशन पहले लेकर आ रहा है, प्रोसिक्यूशन ही लेकर आएगा पहले। ठीक है, तो जो मेन विटनेस होता है किसी प्रोसिक्यूशन का या किसी प्लेंटिफ का, उसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। और एग्जामिनेशन चीफ को अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है कि भैया, अगर आपका वकील है और वकील अपने क्लाइंट के केस में अपने अपने क्लाइंट का ही कोई विटनेस लेकर आ रहा है, मतलब कि कोई वकील अपने केस में, अपने केस के सपोर्ट में कोई विटनेस लेकर आ रहा है अपनी तरफ से, तो वो उस क्लाइंट के लिए एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, मैं प्रैक्टिकल आपको थोड़ी सी इसमें जानकारी दे दूं। अरुंधति मैम, आप तो जानती होंगी कि जब हाँ भी कोई सर, ये क्रिमिनल बोथ केस, साइड से आता है ना, थोड़ी ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन दे रहा है, प्रोसिक्यूशन प्लस एक्यूजेशन, जो भी विटनेस लेकर आ रहा है वो हाँ, उसके लिए नहीं एग्जामिनेशन नहीं नहीं, चाहिए. देखिए मैम, मैंने प्रोसिक्यूशन वाली बात तो मैंने समझाने के लिए बोली, एग्जांपल दे के बोली है वो मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन ही जब लेकर आएगा, दोनों पार्टी में से कोई भी लेके आ सकता है ना, दोनों पार्टियों में से कोई भी लेके आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रोसिक्यूशन लेकर आएगा, तो जो सबसे पहला अपना विटनेस लेकर आएगा वो मेन विटनेस लेकर आएगा, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग विटनेस लेकर आएगा सबसे पहले, तो वो उस प्रोसिक्यूशन का एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाएगा, है ना? क्लियर है मैम? सर एक बार दोबारा हाँ, बता दीजिए एग्जामिनेशन इन चीफ. देखिए, मैं आपको तीनों एक संग बोलता हूँ, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, आप लोग समझ जाएंगे एक साथ ही। ठीक है,
देखिए एग्जामिनेशन चीफ जब मान लीजिए, चलिए आप मान लीजिए आप किसी केस को लड़ रहे हैं, आप वकील हैं, ठीक है, आप किसी केस को लड़ रहे हैं, तो आप अपने सपोर्ट में जब किसी विटनेस को लेकर आएंगे, मेन विटनेस को अपने, तो उसको बोलेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ। और जब आपका अपोजिट पार्टी का वकील जब अपना कोई वो लेकर आएगा विटनेस, तो वो अपने विटनेस को बोलेगा एग्जामिनेशन चीफ उसकी साइड से, ठीक है ना। आपकी साइड से आपका विटनेस है एग्जामिनेशन चीफ, अगर आप लेकर आते हैं तो आपके पास विटनेस है, तो ठीक है। अब क्या होगा कि जब एग्जामिनेशन चीफ मतलब कि मेन विटनेस को जब आप क्या करेंगे, कोर्ट के सामने जब लेकर आएंगे, तो कहते हैं ना कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं हम अपने विटनेस की, तो इसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ चल रहा है कोर्ट में, ठीक है। ओके तो सर। आप जी, आप खड़े हैं, आपका विटनेस खड़ा है, और जो जज साहब है वो आपके विटनेसेस की स्टेटमेंट को लिख रहे हैं। उसमें होता क्या है, देखिए प्रोसीजर क्या होता है क्रिमिनल कोर्ट में, मैं बता दूं, दोनों में ही होता है, सिविल और क्रिमिनल दोनों में ही, कि अगर आप विटनेस को लेके आएंगे तो पहले कोर्ट आपके विटनेस को सुनेगा, आप अपने विटनेस से क्वेश्चन पूछेंगे जज साहब के सामने कि बताइए आपका नाम क्या है, कि ये है मेरा नाम, आप रहते कहाँ हैं, कि ये रहते हैं, आपने उस तारीख को आप कहाँ थे, कि सर मैं वहीं था मैदान में, तो आपने वहां पे क्या देखा, कि मैंने देखा कि ए ने मेरे सामने बी को चाकू मारा, ठीक है। तो आप अपने विटनेस से क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि वो उसको जो आंसर दे रहा है उस आंसर से एक स्टोरी पूरी क्रिएट हो जाए, मतलब जो भी फैक्ट्स हैं सारे सीन क्रिएट हो जाए, सब आ जाए। तो आप अपने विटनेस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जज साहब के सामने, और जज साहब उन आंसर को सुनकर लिख रहे हैं अपने सामने, या अपने उनसे क्या बोलते हैं, साइड वाला क्या होता है वो, स्टेनो से लिखवा रहे हैं जज साहब, या अपने वो पेशकार पेशकार से लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो वो जज साहब के सामने चल रहा है, तो वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है एग्जामिनेशन इन चीफ। अब जब आप अपने विटनेस से सारे क्वेश्चंस पूछ के उसके आंसर लिखवा देंगे, तो ये कहलाएगा कि आपने अपने विटनेस की स्टेटमेंट कोर्ट को दिलवा दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब बात आती है फिर क्रॉस एग्जामिनेशन की। ध्यान रखिएगा ये तीनों चीजें एक ही सेक्शन में है, 137, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये पूरे पूरे केसेस की जान है, ये पूरे कोर्ट की जान है ये, ठीक है। सिर्फ एविडेंस की जान नहीं है ये, जितने भी केसेस दुनिया में चलते हैं सबकी जान है ये सेक्शन, दिल है। चलिए, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि भाई ठीक है, अब अपोजिट पार्टी का वकील आया कि भाई वकील साहब आपने पूछ लिया सब कुछ, स्टेटमेंट करवा दी आपने पूरी, ठीक है, अब मेरी बारी है। अब वो क्रॉस एग्जामिनेशन में अपोजिट पार्टी का वकील आपके विटनेस से कुछ सवाल जवाब करेगा, क्वेश्चन आंसर करेगा, ठीक है। तो जब वो कोशिश करेगा, जो क्वेश्चन आंसर कर रहा है उस टाइम पे वो ये कोशिश करेगा कि आपका विटनेस हिल जाए, घबरा जाए, या कुछ न्यू फैक्ट क्रिएट कर दे जिससे उसको फायदा हो जाए। तो वो इसलिए जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके विटनेस की क्रेडिबिलिटी कैसे भी कम कर दे, वो कोर्ट के सामने ट्रस्टवर्दी ना रहे आपका विटनेस कैसे भी, तो वो क्वेश्चन इसलिए ही पूछता है। और अगर आपका विटनेस सच्चा है तो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो एग्जाम है वो भी क्लियर कर जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। आपके विटनेस का एग्जामिनेशन अगर दूसरी पार्टी के, अपोजिट पार्टी के द्वारा हो रहा है तो उसको हम कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर हुआ धारवी मैम? यस सर। चलिए, अब इसी में फिर आता है दोबारा से री एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन क्यों है, जब एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, तो री एग्जामिनेशन क्यों है? अब देखिए इसमें एक रूल है, वो अभी आगे वाले सेक्शंस में आएगा, दो तीन सेक्शंस बाद, उसके लिए री एग्जामिनेशन है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में कि मान लीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन में मतलब कोई, हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ऐसा फैक्ट पूछ लिया अपोजिट पार्टी के वकील ने जो कि आपने नहीं पूछा था अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में अपने विटनेस से, वो फैक्ट के बारे में पूछ लिया क्रॉस एग्जामिनेशन में अपोजिट पार्टी के वकील ने आपके विटनेस से। अब उस पर कुछ डाउट क्रिएट हो गया कोर्ट में, तो आप कोर्ट से परमिशन मांगेंगे री एग्जामिनेशन के लिए कि सर उस नए फैक्ट को मैं और क्लियर करने के लिए एक बार और उसकी गवाही आपके सामने दिलवाना चाहता हूं या चाहती हूं, अगर आप हैं तो खुद, है ना। तो इसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन।
अब री एग्जामिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे? द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन। सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम, और किसके द्वारा? उस पार्टी के द्वारा जिसने उसको विटनेस को बुलाया था। भाई आपका विटनेस है तो कोर्ट में ये कहा जाएगा कि आपके द्वारा बुलाया गया ये विटनेस है ना, आपका विटनेस है या आपके द्वारा बुलाया गया विटनेस है, एक ही बात है लॉ के टर्म में। आपने बुलाया तो आप ही का होगा, या आपका है तो आप ही ने बुलाया होगा, एक ही बात है। शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन, तो साफ साफ कह रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद दोबारा उसी पार्टी के द्वारा उसको एग्जामिन करना जिस पार्टी ने उसको बुलाया था, वो कहलाता है री एग्जामिनेशन। ये होता क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नए फैक्ट आ गए हैं या कुछ मान लीजिए, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने वाला जो वकील है ना, वो कुछ ऐसे फैक्ट पकड़ लेता है आपके जिनको वो मिसयूज कर सकता है बाद में, तो उसको और क्लेरिफिकेशन के लिए आप उसको दोबारा बुलाते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा स्टेटमेंट और चाहिए नए फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, चलिए अब आता है ऑर्डर ऑफ सर जो जी। नया फैक्ट के बारे में, सर जो री एग्जामिनेशन होगा नया फैक्ट के बारे में कौन बुलाएगा सर? नए फैक्ट के बारे में देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ठीक कि है। आपने करा एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक। एग्जामिनेशन इन चीफ में आपने उसका नाम पूछा, जो स्टार्टिंग जैसे करते हैं कि आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हो, आपके फादर्स का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, आपने फिर क्या देखा, उस दिन आप कहाँ थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये और पूछ लिया, अपोजिट पार्टी का जब वकील का नंबर आया उसने ये सारे क्वेश्चन तो पूछे जो जो आपने पूछे थे, सेम सारे वही क्वेश्चन पूछे मान लीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि आपकी एज क्या है, तो आपका विटनेस घबरा के बोल गया कि मेरी एज 17 साल है, जबकि था वो 19 साल का। अब मान लीजिए कोई फैक्ट इन इशू ऐसा बन रहा है आपके केस में जो उसकी एज पे भी डिपेंड करता है, ठीक। तो आप उसका री एग्जामिनेशन लेंगे कि आपकी एज क्या है बताइए। कोई नया ऐसा फैक्ट मतलब के बारे में उसने क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ तो उसमें एग्जामिनेशन जो चीफ है वो ही री एग्जामिनेशन लेगा ना? हम्म वो एग्जामिनेशन चीफ जो लिया था वही की री एग्जामिनेशन लेगा ना, हाँ हाँ जो दूसरा लेगा वही हाँ लेगा ना? हाँ राइट राइट। अपने वकील, अगर आप एक वकील हैं तो अपने ही विटनेस से जब आप क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, तो उसे कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। और जब उसके बाद जब अपोजिट पार्टी का वकील आपके विटनेस से जब क्वेश्चन करेगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। और अपोजिट पार्टी के क्वेश्चंस कर खत्म होने के बाद अगर आपको दोबारा करना है कोर्ट की परमिशन से तो उसको बोलेंगे री एग्जामिनेशन। आई गॉट इट सर। राइट। ठीक। धारवी ओके मैम कोई ओके। कंफ्यूजन तो नहीं कहीं पे? No, sir. आ गया समझ. चलिए मनीष सर आपको? नहीं सर। चलिए। नहीं सर। नहीं सर, मतलब समझ गया सर। कंफ्यूजन गॉट नहीं। इट सर। गॉट इट। ओके। गॉट इट सर। चलिए हमारी ये ट्रेन चल रही है और ये पहुंच गई है एग्जामिनेशन इन चीफ के स्टेशन पे। अब ये पहुंचने वाली है लीडिंग केसेस के स्टेशन पे। तो जिन जिन के ब्रेन की ट्रेन यहाँ तक पहुंच चुकी है तो वो अगले स्टेशन तक पहुंच पाएंगे, वरना यहीं से उतर जाएं। दिक्कत हो जाएगी आगे। चलिए हम लोग पहुंचने वाले हैं लीडिंग क्वेश्चंस पे, वो उनका बेस है ये वाला सेक्शन एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब आप क्लियर अच्छी तरह समझ लीजिए। फिर आता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा।
जी पढ़ लिया सबने ये वाला? चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और अब आता है हमारे पास सेक्शन 138 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताई दी है जो सेक्शन 137 हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 137 और 141। आप लोग याद रख लीजिए, लिख लीजिए, टिक लगा लीजिए अपनी बुक्स में। 137 सेक्शन और 141 सेक्शन आगे आने वाला है जो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा सेक्शन है, 137 को ही सपोर्ट कर रहा है। और जब भी हम 137 पढ़ेंगे तो उसको 138 के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 137 रीड विद सेक्शन 138। 138 कहता है कि ये जो ऊपर जो तीन टाइप के एग्जामिनेशन हमारे बताए हैं, इनका ऑर्डर क्या होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ का, क्रॉस एग्जामिनेशन का और री एग्जामिनेशन का, इनका ऑर्डर क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले अगर एग्जामिनेशन इन चीफ ही नहीं हो रहा है तो कोई क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे कर लेगा। पहले जो वकील है अपने विटनेस को बुला के एक केस की स्टोरी तैयार करेगा ना, उसके बाद ही तो उसको सर उस दो सेक्शन स्टोरी फिर से को। बोल दीजिए, 138 के साथ 147 क्या बोल रही हो? मैम मैंने कहा सेक्शन 137 रीड विथ सेक्शन 138। 137 को 138 के साथ पढ़ना है दोनों को हमेशा। मिला के। हाँ, और फिर मैंने ये भी कहा था इससे पहले कि 137 सेक्शन और 141 सेक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत। इन दोनों सेक्शंस के नंबर्स को कभी मत भूलिएगा, ठीक है। 147 सेक्शन अभी मैं पढ़ाऊंगा, लीडिंग केसेस के बारे में है वो। चलिए, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, 138 बताता है कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए। मतलब कि री एग्जामिनेशन पहले होना चाहिए, कि क्रॉस एग्जामिनेशन पहले होना चाहिए, या एग्जामिनेशन इन चीफ पहले होना चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है भाई, एग्जामिनेशन इन चीफ पहले होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा, और जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा तब तक री एग्जामिनेशन अगर होना होगा तो वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ऑर्डर क्या बोलता है, विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ, देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स क्रॉस एग्जामिन्ड। सबसे पहले क्या होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। उसके बाद में अगर अपोजिट पार्टी चाहता है, एडवर्स पार्टी जो दूसरी वाली पार्टी है, अगर वो चाहती है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है, ठीक। उसके बाद वो बोलता है कि फिर क्या होगा, कि फिर इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो, फिर उसके बाद वो पार्टी जिसने उस विटनेस को बुलाया था, अगर वो भी चाहती है दोबारा से करना, तो वो फिर उसका री एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सबसे पहले होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर होगा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर होगा उसका री एग्जामिनेशन। सबसे पहले वो लेगा जिस 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 पार्टी ने उसको बुलाया था विटनेस को, पहले वो लेगी उसका एग्जामिनेशन, मतलब कि स्टेटमेंट दिलवाएगी कोर्ट को। उसके बाद अपोजिट पार्टी का वकील दिलवाएगा उसकी स्टेटमेंट कोर्ट को। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो वही जिस पार्टी ने बुलाया था वो दोबारा से दिलवा देगा उसका स्टेटमेंट कोर्ट को, ठीक। अगली बार बोलता है द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रिलीवेंट फैक्ट्स। आप ध्यान देने वाली बात है, थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, कि द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मतलब है यहाँ पे एग्जामिनेशन इन चीफ, ध्यान रखिएगा। द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रिलीवेंट फैक्ट्स, बट the cross examination need not to be confined to the facts which the witnesses testified on his examination in chief। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। पहली बात तो दो बातें बोली हैं यहाँ पे। पहली बात बोल रहा है कि भाई जो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा और जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, वो सिर्फ मतलब उसमें जो आप क्वेश्चन पूछेगा ना वकील, वो क्वेश्चन सिर्फ उस केस से रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं होगा कि भाई परसों तुम अपने दोस्त के राजू की शादी में गए थे, वहां तुमने कौन कौन सी सब्जियां खाई बताओ। ये कोई क्वेश्चन है भाई, केस के मतलब मैं बताओ ना कि आज सुबह क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, या कल शाम को क्या क्या हुआ था तुम्हारे संग, वो उस क्राइम सीन के टाइम पे तुमने क्या क्या देखा। ऐसे क्वेश्चन पूछो। ये नहीं पूछना कि 4 दिन पहले अपने फ्रेंड की राजू की शादी में गए थे, क्या क्या सब्जियां खाई थी वहां बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चंस वही पूछेंगे जो रिलेट कर रहे हो रिलीवेंट फैक्ट से, ठीक है। लेकिन साथ में एक बात और बोल रहा है वो यहाँ पे, बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स
which the witness testified on his examination chief. लेकिन ये भी बात सही है कि ये जरूरी नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सिर्फ उन्हीं फैक्ट से या उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए जिन टॉपिक्स पर एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछा गया है। भाई कुछ ऐसा नया टॉपिक भी अपोजिट पार्टी के वकील के पास हो सकता है जो उस केस से तो रिलीवेंट है, लेकिन वो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछा गया है। वकील भूल गया या वकील को जरूरत नहीं लगी तो उसने अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछा ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसे कोई टॉपिक पर। लेकिन अपोजिट पार्टी को लग रहा है कि इस टॉपिक पे भी अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो वो रिलीवेंट है इस केस में, तो वो चाहे तो पूछ सकता है। आपने अगर मूवीज वगैरह देखी होंगी तो उसमें आपने खूब सुना होगा कि आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये मेरे गवाह से ऐसे नहीं पूछ सकते। बहुत कई बार ये डायलॉग सुना होगा आपने। तो उन सब के बारे में ही इस चैप्टर में बात की गई है। अभी आगे और आने वाली हैं ऐसी बातें जिसमें आप खड़े होकर कह सकते हैं कि आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे गवाह से ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लीडिंग केस है उसमें सबसे पहले। ये फिल्मी डायलॉग बहुत सुना होगा। अभी आप देखेंगे कि कब कब वो लोग करते थे ऐसा, क्यों करते थे। आप लोग सोचते होंगे जब मूवी में देखते होंगे भाई अरे पूछने दो ना, पूछ ही तो रहा है, क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हो बीच में खड़े होके। तो अभी आपको मालूम पड़ेगा कि अगर पूछ लिए तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है आपको। चलिए, तो क्या बोलता है, द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रिलेवेंट फैक्ट्स बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स व्हिच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। जो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे गए हों जरूरी नहीं है कि उन्हीं टॉपिक्स पे ही पूछा जाए क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके सिवा भी कुछ ऐसे टॉपिक पे पूछ सकता है वो वकील जो टॉपिक रिलेवेंट हो उस केस पे। चलिए, इतनी बात हो गई। ये थोड़े एक्स्ट्रा नोट्स हैं, पढ़ लीजिएगा। अब आती है बात 139 सेक्शन, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में आपसे कि भाई अगर किसी व्यक्ति को इसीलिए बुलाया गया है, किसी पर्सन को कोर्ट में, कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट लाके कोर्ट को दे दे, कोर्ट के सामने पेश कर दे, प्रोड्यूस कर दे कोर्ट के सामने, तो क्या उससे आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नॉट, डज नॉट। क्या बोलता है, अ पर्सन समवन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय द मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेस इट। अगर किसी पर्सन को कोर्ट में सिर्फ इसीलिए बुलाया गया है कि किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट को दे दे वो लाकर जो उसके पोजीशन में था, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो विटनेस है उस केस में, कोर्ट में आ गया विटनेस बनकर। ठीक है, विटनेस बनकर तब आता है जब वो कोई अपने ओरल स्टेटमेंट एज अ एविडेंस की तरह वो कोर्ट में एडमिट करवा रहा हो। लेकिन वो तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट उससे मांगा गया था, वो लाके दे रहा है सिंपली, है ना। मान लीजिए मेरा कोई केस है, मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे कुछ अपना एविडेंस प्रूव करना है, या मेरे अगेंस्ट मतलब मैं अक्यूज हूँ उसके केस में, और मैंने लोन वोन लिया था किसी से, तो मैंने अपने अकाउंट बुक में लिखूंगा उसको जो आपने पहले पढ़ा है, बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और ये वो। तो अगर मैंने कुछ लिखा हुआ है तो कोर्ट मुझसे कहेगी कि आप अपना वो दिखाइए, अकाउंट बुक लाके दिखाइए। तो मैं कह दूंगा सर मेरे पास नहीं है, मेरे अकाउंटेंट के पास होती है। तो कोर्ट अकाउंटेंट को बुलाएगी कि अपनी अकाउंट बुक लेके इस तारीख को कोर्ट में हाजिर हो। ठीक है, तो वो विटनेस बन के नहीं आ रहा है, उसके द्वारा एक पर्सन के द्वारा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मंगाया गया कोर्ट में, तो वो विटनेस नहीं है। और जब विटनेस ही नहीं है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किस बात का? क्यों साहू सर, सही बात है कि नहीं? जब जब वो व्यक्ति विटनेस ही नहीं है, उससे तो खाली एक डॉक्यूमेंट लाने को बोला गया है। तो जब वो कोई व्यक्ति विटनेस ही नहीं है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किस बात का होगा? नहीं इसी होगा बात के लिए सर ये सेक्शन। एक्चुअली। जी हाँ सर, सही बात बोला रहा है, नहीं होगा सर। हाँ, तो सेक्शन क्या नहीं बोलता होगा है, सर। अ पर्सन समवन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय द मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेस इट एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिनेशन unless and until he is called as a witness, जब तक कि उसको एक विटनेस के तौर पे ना बुलाया गया हो। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, सेक्शन 140 आता है फिर हमारे पास, विटनेसेस टू कैरेक्टर। किसी का माइक खुल रहा है क्या? कोई कुछ कहना चाह रहा है?
चलिए, witnesses to character section 140. Witnesses to character may be cross examined and re examined. अब इतनी सी लाइन सुनकर है ना आप लोग शॉक हो गए होंगे, भैया ये कहना क्या चाह रहा है, क्या मतलब है इसका, ये तो सेक्शन तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कोई ऐसा विटनेस बुलाया गया है किसी के गुड कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए। और गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम बैड कैरेक्टर नहीं दे सकते, गुड कैरेक्टर के बारे में एविडेंसेस दे सकते हैं, और जो एविडेंसेस हम दे सकते हैं उन एविडेंस के रूप में हमने विटनेसेस बुला लिए एविडेंस देने के लिए। तो अगर कोई विटनेस किसी के कैरेक्टर के बारे में एविडेंस देने के लिए कोर्ट में आया है तो भाई क्योंकि वो विटनेस है इसलिए वो क्रॉस एग्जामिन भी हो सकता है, ठीक। और जब क्रॉस एग्जामिन हो सकता है तो वो री एग्जामिन भी हो सकता है फिर तो, ठीक है ना। अगर आपने विटनेस बुलाया है तो एग्जामिनेशन इन चीफ तो आप कर ही रहे हैं, खुद तो आप दिलवाएंगे उसके स्टेटमेंट कोर्ट के सामने कि कोर्ट में ये बताओ, कोर्ट को ये बताओ, जज को ये बताओ कि उसके कैरेक्टर के बारे में आप क्या जानते हो। तो वो विटनेस कहेगा कि सर रेप का एक्यूज्ड है, इसने 10 साल पहले भी एक रेप किया था या 5 साल पहले भी एक रेप करने की कोशिश करी थी, तो हमारे मोहल्ले वालों ने मिलकर इसको पीटा था। दे रहा हुआ एविडेंस ऐसा आके कोर्ट में, ठीक है। तो अपोजिट वकील क्या करेगा, उसके पास भी राइट है उसका क्रॉस एग्जामिन करने का, और क्रॉस एग्जामिन में कुछ उसने नई फैक्ट निकलवा ली है तो आपके पास फिर से राइट है उसका री एग्जामिन करवाने का, करने का, ठीक। क्लियर होगी बात यहाँ तक 140 तक। चलिए, अब आता है हमारा प्यारा सा सेक्शन लीडिंग क्वेश्चंस। अरुंधति मैम कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे? नो सर, नो सर। चलिए, चलिए। अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में, इंटरेस्ट बन रहा है सबका? हाँ सर, मैं के लिए एक बार रीडिंग ले लिया था तो। हाँ, धर्मी मैम इंटरेस्ट बन रहा है ना आपका भी? यस सर। साउंड आपकी कैसी क्यों आ रही है भाई? हेलो, हाँ जी सर। साउंड का गला खराब है। नहीं मुझे ही लग रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ कम सी लग रही है। सर है सर, अभी आप सुन रहा है आराम से आपका बात। अच्छा, मतलब सब ढीले पड़ गए, आराम से सुन रहे हैं सब, है? अच्छा। नहीं सर, कुछ दिन आएगा तो कुछ बताएगा ना सर, अभी तो इंटरफेयर ऐसा करेगा तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना, इसलिए। इसलिए मैं पूछता रहता हूँ बीच बीच में ताकि सब एक्टिव रहे एकदम। चलिए, राइट राइट। लीडिंग क्वेश्चन की बात आती है। अब लीडिंग क्वेश्चन का सेक्शन 41 मैं अभी फिर दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूँ, सेक्शन 41 और सेक्शन 137 इनको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पे, ठीक है। चलिए, अभी लीडिंग क्वेश्चन होता क्या है? लीडिंग क्वेश्चन आप मालूम है, आपने क्लास में अगर पढ़ लिया हो अपने कॉलेज वगैरह में तो बहुत बार आपने पढ़ लिया होगा, और 2 मिनट के लिए आप पता नहीं समझ भी पाएंगे नहीं समझ पाएंगे फिर भूल जाएंगे लीडिंग क्वेश्चन होता क्या है। तो अब हम इसको एक बार ऐसा समझ लेंगे कि आप भूलेंगे नहीं कभी। चलिए, लीडिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं? लीडिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट wishes or expects to receive is called a leading question। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। ऐसे क्वेश्चंस जिन क्वेश्चन के पूछने में ही उसी क्वेश्चन में ही उस क्वेश्चन का आंसर हो, उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। तो क्या आप लोगों के पास अभी कुछ ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछे और उसी क्वेश्चन में उसका आंसर हो? कोई बना सकता है अभी आप लोगों में से? हेलो सर सपोज हम्म एक इंसिडेंट हुआ मर्डर, उस टाइम से आप इसी प्लेस में था, मर्डर का जिस जो एक्यूरेंसी प्लेस में आप था उसी टाइम, हाँ ठीक तो है। आपको क्वेश्चन भी कर सकता है आप इस टाइम में था कि नहीं, तो आप वो आंसर देना ये सीन पड़ेगा ना, इसलिए आपको लीडिंग दैट क्वेश्चन इज सजेस्टिंग समथिंग आंसर एक्सपेक्टिंग टू यू, हाँ ऐसा सर, सोच लेकिन रहा हूँ एक्चुअली। आपके इस एग्जांपल में लीडिंग क्वेश्चन कहाँ आ रहा है? घूम गए। आप बताइए। राइट।
चलिए, अरुंधति मैम, आपने तो देखे होंगे कोर्ट में, कभी ध्यान दिया है लीडिंग क्वेश्चन पे? सर हाँ सर, जो भी दिया जाता है ना शीट में, हम्म हम्म वही से ही पुट करते हैं। अब मान अ- लो कि एक प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा है, हम्म तो वही प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे कि तुम वो प्रॉपर्टी देखे हो कि नहीं, वहां पर घर है या खाली है, हम्म या घर है तो ये कितने ये तो मैम, स्टोरीड है। ये तो ये क्वेश्चंस है, ये लेकिन सारे लीडिंग इसमें क्वेश्चन में आता है ना सर। नहीं आता मैम, ये लीडिंग क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये लीडिंग क्वेश्चंस नहीं है। और कौन? इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में जो वकील होते हैं वो चुपचाप पूछ लेते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस पूछने की कोशिश बीच में करते हैं चुपचाप ऐसी, ठीक है ना? तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी विटनेस की जब स्टेटमेंट हो रही होती है तो अपोजिट पार्टी का भी वकील साथ में जरूर खड़ा रहता है, इसी चीज को चेक करने के लिए बस, कि लीडिंग क्वेश्चन तो कहीं नहीं लिखवा रखा साहब ने। सर और एक क्वेश्चन मेरा माइंड में आ गया। हम्म सपोज लीडिंग किसी ने ऐसा होगा, सब टाइम वो मतलब जो विटनेस उस टाइम था उस प्लेस में, मर्डर प्लेस में, हम्म तो ताकि उस टाइम में उसको लाइक रिवर्स क्वेश्चन करे, मतलब वो वकील लॉयर पूछेगा लाइक जिस टाइम इंसिडेंट हुआ आप किधर था, एक्जेक्टली बताओ, हम्म इस टाइम से किधर था, टाइम। सर, हाँ, टाइम लीडिंग क्वेश्चन, बताएगा अभी। लीडिंग क्वेश्चन कहाँ आ गया यहाँ पे? ठीक है सर, आप रीडिंग बताइए क्वेश्चन तो सर। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस है ये तो प्रोसीजर के। धारवी मैम, कोई आइडिया है आपको? कुछ आ रहा है आइडिया कहीं से? नहीं सर, आइडिया तो नहीं आ रहा। बट ये चलिए, एट टाइम्स ऐसा जनरली क्लास में होता है कि हम जो पूछ रहे होते हैं समवेयर उसी में ही आंसर होता है। हाँ, तो लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है ये तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो आप लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा अभी, मैं बनाता हूँ, चलिए अभी बनाता हूँ मैं आप लोगों के सामने। पहले इससे पहले थोड़ा सा मनीष सर से और पूछ लेते हैं। सर, कोई आइडिया है लीडिंग क्वेश्चन का, कोई एग्जाम्पल आपके पास? अगर हम नहीं सर। दिनचर्या में अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं अपने जब घर वालों को परेशान करता हूँ ना, मम्मी वगैरह को जब कुछ मस्ती मजाक में परेशान करता हूँ, तो लीडिंग क्वेश्चन में ही लीडिंग क्वेश्चन ही घुमा घुमा के पूछता रहता हूँ उन लोगों से, नॉर्मल दिनचर्या में, घरेलू बातों में। चलिए, मनीषा, कोई है आइडिया है आपको कोई, लीडिंग क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? कुछ बना पाएंगे आप अभी? नहीं सर, नहीं आइडिया नहीं है, नो आइडिया। चलिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ लीडिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको अपने बना के देता हूँ अभी अभी। देखिए, मान लीजिए कि मुझे आपका कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए साहू सर है, तो मुझे साहू सर के कैरेक्टर को खराब करना है ना? कैरेक्टर को डाउट पे लेके आना है, अनट्रस्टवर्दी लेके बनाना है। तो मैं साहू सर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं आपसे यही कहूंगा कि साहू सर, क्या आप ड्रिंक करते हैं? है ना? मान लीजिए मैं क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूँ आपकी, और मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप ड्रिंक करते हैं, तो आप इसका या तो हाँ में बोलेंगे या ना में बोलेंगे। लेकिन क्योंकि बात कोर्ट के सामने हो रही है, पब्लिक प्लेस पे हो रही है, तो आप ना बोलेंगे, ठीक है? और अगर इसी क्वेश्चन को मैं लीडिंग क्वेश्चन बनाकर अगर पूछूं, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या साहू सर आप अभी भी ड्रिंक करते हैं? देखिए, आप टेक्निकल पॉइंट पकड़िएगा, क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, लेकिन इसका आंसर में, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर आ रहा है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि साहू सर क्या आप ड्रिंक करते हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा साहू सर क्या आप अभी भी ड्रिंक करते हैं? अगर आप हाँ करेंगे तो भी आप फंसेंगे, आप इसमें ना करेंगे तो भी आप फंसेंगे, है ना? क्या आप अभी भी ड्रिंक करते हैं? अगर आप हाँ कर देंगे तो भी आप फंस रहे हैं, आप ना कर देंगे तो भी आप फंस रहे हैं। अगर आप हाँ कर रहे हैं तो मतलब आप पीते हैं, और आप अगर ना कर दें तो इसका मतलब अब तक तो पीते थे, मतलब पीते थे लेकिन ड्रिंक करते थे। सर सब सर सपोज में नो हैबिट लिखेगा तो बोलेगा लाइक नो हैबिट, नो हैबिट? मतलब ड्रिंकिंग का हैबिट नहीं मेरा। अच्छा, अच्छा, और क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जैसे आपको, तो एक अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे है कि भाई आपका नाम क्या है, ठीक है? तो ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, एक विटनेस से पूछे जाने वाला, जो कोर्ट में पूछा जाता है। और इसी को अगर मैं लीडिंग क्वेश्चन बनाऊं, मतलब कि मेरे क्वेश्चन में ही अगर आंसर हो, तो मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या आपका नाम राजेश कुमार साहू है क्या?
तो आप हाँ या ना करेंगे ना, तो आपका नाम क्या है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी फिर उसका जवाब। क्यों? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में आपका जवाब था पहले से ही। तो मैं ये ना पूछ के कि आपका नाम क्या है, इसकी जगह मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपका नाम राजेश कुमार साहू है क्या? है ना? क्या आपका नाम राजेश कुमार साहू है? तो अब अपोजिट पार्टी का जो वकील खड़ा होगा वो ऑब्जेक्ट कर देगा कि सर लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें आपको सर तो आंसर की फिर हिंट हम मिल लोग रही है जो कि आपको आंसर क्या देना है। तो फिर हम लोग जो सर आज क्लास लेने वाले हो कि नहीं, ये भी एक लीडिंग क्वेश्चन हो गया है। नहीं, लेने वाले हो कि नहीं ऐसे नहीं पूछेंगे। आप दोनों ऑप्शन आपने डाल दिए ना इसमें। आज ले रहे हो? हाँ, क्या आप आज क्लास लेंगे क्या? अगर आप ऐसे पूछती हैं तो ये लीडिंग क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर ये पूछती हैं आप आज क्लास ले रहे हो कि नहीं, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आपने डाल दिए हैं, तो भाई सामने वाला अपनी अपनी सोच सूझबूझ से देगा फिर तो जवाब, है ना? अच्छा। हाँ, अगर आप ये ओके। पूछें कि सर आज आप क्लास लेंगे क्या, तो इसमें खाली एक लेंगे। पॉजिटिव सेंस निकल के आ रहा है, मतलब आंसर इसका यस में आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा। ठीक है ना? तो धारवी मैम क्लियर हो गया आपका भी? तो सर अब के सर बाद हम भी लीडिंग क्वेश्चन पूछते रहेंगे। आप सर भी एक रेडी क्वेश्चन रहिए। है, सपोज हम्म सपोज एक इंसिडेंट हो मतलब एक हैपन हो गया, उस टाइम में विटनेस को पूछेगा, तो उसी दिन आप रात को घर में था क्या, वो रीडिंग में आ जाएगा ना? हाँ हाँ, आ जाएगा। अच्छा, ये अगर मैं क्रिमिनल केस की बात करूं, अगर सोचने की, तो जरा ऐसे सोचिए इसको कि आपको ये प्रूफ करवाना है, अपने विटनेस से स्टेटमेंट ये दिलवानी है कि इस एक्यूज ने चाकू से मारा। तो आप मालूम, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं नॉर्मली कि आपने क्या देखा कि उसने उस व्यक्ति को कैसे मारा, है ना? और आप इसको लीडिंग क्वेश्चन बनाए तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, क्या आपने उस व्यक्ति को उसे चाकू से मारते हुए देखा था? ठीक है, तो आपने पहले ही उसे हिंट दे दी कि वो कह देगा हाँ चाकू से मारते हुए देखा था। और जबकि आपको ये पूछना चाहिए था कि आपने उस व्यक्ति को कैसे मारते हुए देखा था, उसे कैसे मार रहा था। और इसी को लीडिंग क्वेश्चन बनाई कैसे पूछ रहा है वो, कि आपने उस व्यक्ति को चाकू से मारते हुए देखा था, जबकि वो चाकू से मारा कि नहीं मारा यही फैक्ट इन इशू है। और यही आप चाकू वर्ड ही अपने क्वेश्चन में लेके आ रहे हो कि देख भैया चाकू से मारा था, ये यही बोल दियो जवाब में। और वही जवाब आप अपने क्वेश्चन में डाल रहे हो, क्या आपने उसको चाकू से मारते हुए देखा था, है ना? समझ रहे हो ना आप लोग? धारवी मैम आपका माइक नहीं खुल रहा क्या? नेटवर्क गए इनके। चलिए, क्लियर हो गया मैम आपका, मनीष सर? हाँ यस सर, सर। हम एक एक दिन एक एक क्वेश्चन पुट करेंगे आपके लिए। अच्छा, देखिए बचपन में मालूम है अपने घर में खेलता था ऐसे ही, तो हम बचपन में बहुत छोटे छोटे थे, हम भी 10-12 साल के थे, छोटे छोटे। तो ये करते थे, एक दूसरे से पूछते थे, क्या तुम अभी भी पागल खाने में रहते हो क्या? अब हाँ हाँ करो तो भी फंसोगे, ना करो तो भी फंसोगे। क्या तुम्हारा क्या पागलों के डॉक्टर से अभी भी तुम्हारा इलाज चल रहा है क्या? है ना? तो ये होते हैं लीडिंग क्वेश्चन। अब आप हाँ करो तो भी फंसोगे, ना करो तो भी फंसोगे। चलिए, क्लियर हो गया सबको? ओके। हाँ सर। अब आता है टेक्निकल पॉइंट 142 सेक्शन। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत हैं, जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा था आप लोगों से। व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, ये लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछे जा सकते। और यही सेम चीज आती है, यही सेम लाइन लिखी आएगी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हेन द लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड। लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछा जा सकता। तो आंसर देखते हैं क्या है, सेक्शन क्या बोल रहा है। लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट, इफ ऑब्जेक्टेड by the adverse party, be asked in examination in chief or in re-examination except with the permission of the court। तो इसका जनरल आंसर ये होगा कि एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, बस खाली क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं लीडिंग क्वेश्चंस।
ध्यान रखिएगा, आप एग्जामिनेशन इन चीफ में, मतलब अगर आप अपना विटनेस लेकर आए हैं तो आप अपने विटनेस से लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अपने हिसाब से स्टोरी बनवाने को, मॉडिफाई करने को, या कोर्ट को गुमराह करने को। लेकिन क्योंकि सामने वाला जो वकील है जो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, वो तो सच निकलवाने के लिए पूछ सकता है, उसको हक है, ठीक है, क्योंकि विटनेस आपका था, तो वो तो वही बोलेगा जो आपने उससे कही थी, जो आपने उसको सिखा पढ़ा के लेकर आए हैं। हो सकता है आप आपको सिखा पढ़ा के लेकर आए हो, लेकिन अपोजिट वकील का तो वो विटनेस नहीं है, तो वो तो घुमा घुमाई क्वेश्चन पूछेगा ही ताकि सच बाहर निकाल सके। तो लॉ हमें पूरा मौका देता है कि आप गलत को गलत साबित कर सकें और सही को सही साबित कर सकें, है ना। तो अपोजिट पार्टी वाले को जो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा आपके विटनेस का, उसको पूरा राइट है लीडिंग क्वेश्चंस पूछने का। लेकिन अगर आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में या री एग्जामिनेशन में अपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्ट कर दिया, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये ऐसे विटनेस से नहीं पूछ सकते। कहते हैं ना, फिल्मी डायलॉग है बहुत। अब आ गया आप लोगों को समझ में कि विटनेस से जरा सी बात पे पूछने में पिक्चर्स में क्यों ऐसे दिखाते हैं फिल्मों में, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ठीक, चलिए। The court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed, or which have in its opinion been already sufficiently proved. तो कोर्ट क्या करेगी, जब आपने ऑब्जेक्ट कर दिया तो कोर्ट देखेगी भाई ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लिया जो अपोजिट वकील साहब ने ऑब्जेक्ट कर दिया। तो कोर्ट ये देखेगी कि अगर ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो इंट्रोडक्शन के बारे में है, जैसे कि मैंने बोला कि आपका नाम राजेश कुमार साहू है क्या, तो ये इंट्रो आपके 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 बारे में नाम पता पूछ रहे हैं, उसमें अगर निकल गया मुंह से लीडिंग क्वेश्चन कोई, तो कोई ऑब्जेक्ट करने वाली बात नहीं है। कोर्ट उस स्टेटमेंट को भी लिखने के लिए दे देगी, परमिशन दे देगी कि इसको भी नोट डाउन कर लो, इस लाइन को भी, ठीक है। और अनडिस्प्यूटेड है, मतलब कोई ऐसे फैक्ट के बारे में पूछ रहे हैं जो दोनों पार्टी एग्री हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोर्ट को लगता है कि वो उस फैक्ट के बारे में पूछ रहे हैं जो पहले से प्रूव हो चुका है कोर्ट में। तो ऐसे तीनों पॉइंट्स में, तीनों सिचुएशन में कोर्ट जो है वो एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में भी लीडिंग क्वेश्चन पूछने देती है। अदरवाइज नॉर्मली लीडिंग क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते हो, ठीक है, खाली क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछ सकते हो। साहू सर तैयार रहिएगा, एमसीक्यू में आएगा अब की बार, ये प्री में जब भी आप देंगे। Sure, sure, sir. I'm ready. चलिए, ये मुझसे मालूम है, मैं पढ़कर गया था अच्छा खासा, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था वहां पे, मैं कंफ्यूज हो गया, री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, जब से सबसे पहला पेपर दिया था मैंने जो। चलिए, सर मैं भी सर 143 थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था। मैं पहले क्या अंडरस्टैंडिंग कर रहा था, लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो री एग्जामिनेशन कर रहा था, मेरा वो था एक्चुअली मिस्टेक अंडरस्टैंडिंग था दिस टॉपिक। आज क्लियर हो गया एक्चुअली, चलिए। मैं थोड़ा तो कंफ्यूजन में क्या हो था गया, एक्चुअली। आपका नेट नहीं चल रहा क्या आज? हेलो धारवी मैम, आपका नेट नहीं चल रहा क्या, माइक नहीं खुल रहा फिर भी? क्या हो रहा है भैया, कोई डिस्कनेक्ट कर रहा है क्या इनको? नहीं सर, उनका ही नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, कोई क्यों करेगा। ऐसा तो नहीं माइक खोलने के चक्कर में एक कट पे हाथ लग रहा है इनका बार बार? वो भी नहीं पता, वो तो खुद ही चलिए, बता सकते हैं। अब की बार पूछूंगा ही नहीं मैं, नहीं तो दोबारा कट जाएगा। चलिए, 143 कहता है व्हेन दे मस्ट बी आस्क्ड, ये तो हमने हो गया ना, व्हेन दे मस्ट नहीं नॉट सर, बी ये आस्क्ड। सेक्शन होगा, 143 होगा सर। 142 कह रहा था कि व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, तो वो कब नहीं पूछे जा सकते, वो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछ सकते आप लीडिंग क्वेश्चंस, और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते आप लीडिंग क्वेश्चंस। लेकिन अब सेक्शन 143 कह रहा है कि व्हेन दे मस्ट बी आस्क्ड, अब लीडिंग क्वेश्चंस आप कब पूछ सकते हैं, ठीक। तो लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। भैया जब एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया हमारे पास, है ना, और री एग्जामिनेशन हो गया कि इन दोनों में आप नहीं पूछ सकते, तो बचा क्या, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में आप पूछ सकते हैं। अपोजिट पार्टी के वकील के पास पावर होती है, राइट होता है
कि वो सच सच निकलवाने के लिए विटनेसेस से आप जितना भी सिखा पढ़ा के लाए हैं उसको घुमाने के लिए वो लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि अगर विटनेस जरा भी गलत होगा, गड़बड़ होगा, तो वो आसानी से घूम जाए। ठीक है, और इससे अगर वो घूम गया तो कोर्ट को ये मतलब फायदा होगा कोर्ट को कि वो एक बार में क्लियर कर सके कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो इसलिए कानून ने परमिशन दी है अपोजिट वकील को क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछने की। चलिए अब आता है 144 सेक्शन। जी एक बार सेक्शन 142 बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। जी मैम, देखिए 142, अच्छा लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं ये तो आपको पता चल गया ना? यस सर। चलिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि आप अपना वकील लेकर आए हैं, अब सॉरी आप अपना विटनेस लेकर, आप वकील हैं, आप अपना विटनेस लेकर आए हैं, तो हो सकता है कि आप अपने विटनेसेस को कुछ सिखा पढ़ा के लाए हो कि मैं कोर्ट के सामने तुमसे ये क्वेश्चन पूछूंगा और इसका आंसर ये देना तुम। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मान लो आपका विटनेस, कोर्ट कानून ये कहता है, कानून का ये सोचना है कि अगर आप विटनेस को लेकर आए हैं तो आप उनसे क्वेश्चन पूछें, ताकि जो विटनेस है उसको एक स्टार्टअप मिल जाए, एक शुरुआत मिल जाए, और वो फिर कंटिन्यू बोलता रहे और अपनी स्टोरी पूरी बता दे, उस टाइम की पूरी फैक्ट बता दे वो एक बार में। ठीक है, और आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ के उसके मुंह में आंसर ना डाल पाए, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो विटनेस ऑटोमेटिकली बोल दे सब। तो इसलिए 142 में रूल बनाया गया है कि आप एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, खास करके तब जब तक अपोजिट पार्टी ने अगर ऑब्जेक्ट कर दिया हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये विटनेस से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। फिल्मों में आपने बहुत बार देखे होंगे ये डायलॉग, है ना? और फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखा है द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चंस एज टू मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी, ऐसे मैटर्स जिसमें आपका इंट्रोडक्टरी मैटर्स हो। जैसे कि अगर मैं आपसे, आप विटनेस है और मैं आपका शुरुआत कर रहा हूं, तो मैं आपसे पूछूं क्या आपका नाम धारवी तलवार है, तो ये बन तो लीडिंग क्वेश्चन है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में आंसर है, लेकिन क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी है, ये आपके बारे में इंट्रोडक्शन करा रहा हूं मैं कोर्ट को, तो ऐसे क्वेश्चंस में लीडिंग क्वेश्चन चल जाते हैं। द कोर्ट शैल परमिट, ठीक है, ऐसे केसेस में कोर्ट परमिट कर देगा अगर इंट्रोडक्टरी लीडिंग क्वेश्चन होगा तो, या फिर कोई ऐसा लीडिंग क्वेश्चन होगा, ऐसे टॉपिक पे लीडिंग क्वेश्चन होगा जो टॉपिक डिस्प्यूट ही नहीं है, दोनों पार्टी जिन फैक्ट्स पे एग्री कर रही हैं, एग्रीड है पहले से ही, ऐसे टॉपिक्स पे, ऐसे फैक्ट्स पे अगर कोई लीडिंग क्वेश्चन बना के पूछ रहा है तो अभी कोर्ट उनको परमिट कर देगी। मतलब अपोजिट पार्टी ने जो ऑब्जेक्शन किया है ना उसको ओवर रूल कर देगी कोर्ट। ओके सर। ओवररूल है ना, ओवररूल करने का मतलब आपको परमिशन दे देगी कि हाँ आप चलो लीडिंग क्वेश्चन पूछ लो इस टॉपिक पे। अगला पॉइंट है जिसमें और विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, और ऐसे टॉपिक्स पे, ऐसे फैक्ट्स पे जो फैक्ट ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुके हैं कोर्ट में, अगर उसके ऊपर भी कोई लीडिंग क्वेश्चन बना के कह रहा है कि आपने जैसे कहा था ना कि आपने चाकू से मारते हुए देखा उसको, तो भाई ये चीज तो पहले ही प्रूव हो चुकी है कोर्ट में कि चाकू से मारा था, तो फिर भी वो उससे ये पूछना चाहिए था कि आपने आपने काय से मारते हुए देखा उसको, तो इसकी जगह वो लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने उसको चाकू से मारते हुए देखा था, तो भाई ये तो प्रूव हो चुका है कि मर्डर चाकू से हुआ है ना? तो ऐसा भी एक ऐसा फैक्ट पे लीडिंग क्वेश्चन पूछना जो फैक्ट पहले से प्रूव हो चुके हो कोर्ट में, तो अभी कोर्ट उसको ओवररूल कर देगी अगर अपोजिट पार्टी उस पर ऑब्जेक्ट करेगा तो। इफ ऑब्जेक्टेड बाय द अपोजिट पार्टी, एडवर्स पार्टी, तो उसको भी कोर्ट परमिट कर देगी, मतलब उसके ऑब्जेक्शन को ओवररूल कर देगी और आपके लीडिंग क्वेश्चंस को परमिट कर देगी कि हाँ आप पूछ लीजिए। कहती है ना सर एक्चुअली रूल, फिल्म में आपने देखा होगा हाँ कि कोर्ट कहती है कि ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, है ना? तो कोर्ट जो है ना ये यही सर सब चीजें देखती है कि क्वेश्चन किस टाइप का है इन तीनों फैक्ट में से। जी सर बताइए। सर एक्चुअली लीडिंग किसी क्यों जरूरत है एक्चुअली पार्टी को? वो अभी लीडिंग क्वेश्चन वो बोल रहा है वो चीज नहीं पूछ सकते, ऑब्जेक्ट कर देगा, तो उसका जरूरत क्या है फॉर देखिए सर, देखिए एग्जामिनेशन के लिए? होता ये है, अगर ये प्रोविजंस, अगर ये नियम नहीं होंगे ना, अगर ये रूल नहीं होंगे, तो होगा क्या कि मान लीजिए विटनेस किसी का भी है, अगर अपोजिट पार्टी के वकील आप हैं और एक पार्टी का वकील मैं हूं, तो हम दोनों में से विटनेस किसी का भी हो
हम दोनों ये कोशिश करेंगे कि ये जवाब वो दे जो मेरे मेरे फेवर में आए, है ना। और उसको क्या जवाब देना है, वो जवाब हम जबरदस्ती उसके मुंह में डालने की कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन ही इसी तरीके के पूछेंगे कि वो फंस जाए हमारे मतलब क्वेश्चंस में, और जवाब वो वही दे जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको जो जवाब हमारे फेवर में आए, है ना। like discovery truth, like veracity of. हाँ Yes. ठीक है, विटनेस को तो सब बुलाते ही इसीलिए है कि जो डिस्कवरी हो चुकी है तो उसको कंफर्म करने के लिए, नहीं तो कोई डिस्कवरी करने के लिए न्यू फैक्ट्स की, या जो फैक्ट Yes, डिस्कवर्ड हो thank you. चुके हैं उनको प्रूव करने के लिए। चलिए, तो इसलिए लीडिंग क्वेश्चंस का प्रोविजन दिया गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हर वकील ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा घुमाऊ वाले कि जिसमें विटनेस, सही विटनेस भी होगा वो ही फंस जाएगा नहीं तो, ठीक है। और हर वकील अपने हिसाब से केस की स्टोरी मोड़ने की कोशिश करेगा अपने फेवर में, ठीक। चलिए, अच्छा फिर अब 142 में हमको ये बताया कि लीडिंग क्वेश्चंस कब नहीं पूछे जा सकते। तो कह रहा है कि भैया एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जाएंगे और ना ही री एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो बचा क्या, 143 कहता है कि फिर कब पूछे जाएंगे, तो जो बचा है उसमें पूछे जाएंगे। बचा क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब आपका विटनेस है तो सिर्फ अपोजिट पार्टी का वकील ही लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है उससे। आप अपना विटनेस लेकर आए हैं तो आप उससे लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है, क्योंकि आप उस वक्त अपने विटनेस से केस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आपको ये राइट नहीं है कि आप अपने हिसाब से अपने विटनेस के मुंह में आंसर डाल दें। आपको खाली स्टार्टअप देना है, आप खाली क्वेश्चन पूछिए, लीडिंग क्वेश्चन मत पूछिए। विटनेस अपने आप बताएगा रियल फैक्ट्स, अगर फैक्ट्स रियल होंगे आपके विटनेस के। तो अगर आपका विटनेस सही है तो आपको लीडिंग क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही चीज कानून कह रहा है कि आपका विटनेस है तो आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अपोजिट पार्टी वाला पूछ सकता है, क्योंकि उसको तो सच निकलवाना है आपके विटनेस से। विटनेस आपका है, उसका थोड़ी ना है। तो वो सिखा पढ़ा के थोड़ी ना लाया होगा आपके विटनेस को, ठीक। चलिए, 142 143 क्लियर हो गया सबको। अब आता है Yes, sir. 140, जी, अब आता है 144, एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। ध्यान दीजिएगा सेक्शन पे। Any witness may be asked while under examination whether any contract, grant, or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the contents of any documents which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced, or until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it. ध्यान दीजिएगा इस बात पे। देखिए, ये सेक्शन क्या बोलना चाह रहा है, आपको याद रखने वाली बात है इस सेक्शन में कि अगर मान लीजिए कोई विटनेस आपका आया है, ठीक है, और विटनेस की आप स्टेटमेंट ले रहे हैं, और उस स्टेटमेंट को लेते वक्त, आपके क्वेश्चंस का जवाब देते वक्त, अगर वो विटनेस किसी डॉक्यूमेंट पे रेफर कर रहा है, ठीक है ना, वो विटनेस अपना आंसर देते वक्त किसी डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा है या उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को रेफर कर रहा है, तो जो एडवर्स पार्टी होगी वो तुरंत ऑब्जेक्ट कर देगी। कैसे, कि भाई आप इनका स्टेटमेंट तब तक नहीं रिकॉर्ड कर सकते, अगर ये किसी डॉक्यूमेंट को रेफर करते हुए कोई स्टेटमेंट दे रहा है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर दे रहा है किसी डॉक्यूमेंट को या डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को रेफर करते हुए, तो इसका स्टेटमेंट तब तक कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं होगा ये ऑनर, जब तक कि वो डॉक्यूमेंट पेश ना हो जाए कोर्ट में। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। वो डॉक्यूमेंट अगर सर पेश, जी एक बार और समझा दीजिए सर। सर, देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी विटनेस का स्टेटमेंट चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, एग्जामिनेशन चल रहा है कोर्ट में, और एग्जामिनेशन के टाइम पे वो किसी क्वेश्चन का आंसर देते वक्त ये कह दे, विटनेस ये बोल रहा है कि हाँ मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट का वो डॉक्यूमेंट देखा था, उसमें ये चीज साफ साफ लिखी हुई थी, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट तब तक कोर्ट रिकॉर्ड में नहीं जाएगी जब तक कि
वो डॉक्यूमेंट खुद पेश ना हो जाए कोर्ट में, मतलब कि विटनेस को वो डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा, तभी अपनी ये वाली बात रख सकता है कोर्ट के सामने। ठीक है, उस दिन उसके स्टेटमेंट जो है वहीं पे रोक दी जाएंगी, अगली तारीख पड़ जाएगी, अगली तारीख पे उस विटनेस को उसी डॉक्यूमेंट को साथ में लेके बुलाया जाएगा कोर्ट में दोबारा। ठीक है ना? ओके सर, कभी समझ कभी गया जी सर, समझ गया सर। जी सर, होता क्या है कभी कभी कि अगर किसी का जो मतलब विटनेस है उसकी जो स्टेटमेंट थी एक दिन में हो जानी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि जहां पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा है कोई विटनेस कि सर मैंने उस डॉक्यूमेंट में ये लाइन देखी थी, ये लिखा हुआ था, उसके नाम पे है सर वो कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा है वो, तो वो डॉक्यूमेंट जब तक पेश नहीं हो जाएगा तब तक आगे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगी कोर्ट। अगर अपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्ट कर दिया, मतलब अपोजिट पार्टी वाले बोलेगा आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये विटनेस जिस डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है वो डॉक्यूमेंट तो कोर्ट में है ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं कहीं पे। तो इन विटनेस से कहिए कि आप अपनी बात को साबित करने के लिए पहले वो डॉक्यूमेंट लेकर आए कोर्ट में। ठीक है, और अगर वो रियल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो विटनेस अगर ये कहे कि मेरे पास सेकेंडरी एविडेंस है, उसकी फोटोकॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है, तो कोर्ट की परमिशन से वो विटनेस फिर सेकेंडरी कॉपी लेकर आएगा, उसकी सेकेंडरी एविडेंस लेकर आएगा, और जब वो पेश करेगा कोर्ट के सामने रखेगा कि सर देखिए ये रहा वो, और अब मैं अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ इसके आगे की। नेक्स्ट तारीख जो पड़ जाएगी उस पर ये लेकर आएगा अपना डॉक्यूमेंट। तो वही बात बोलता है सेक्शन 144 में, एविडेंस एज टू द मैटर्स इन राइटिंग। कोई एविडेंस दे रहा है, कोई विटनेस अपनी स्टेटमेंट दे रहा है ऐसे मैटर्स पे जो जो रिटन में है मैटर्स, और उनको रिफर करते हुए अपनी स्टेटमेंट दे रहा था, तो वो मैटर जो राइटिंग में है, वो राइटिंग का जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेकर आएगा विटनेस। ठीक है, चलिए। सर यहाँ पर अगर ओरली कहता है तो जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, मतलब फाइलिंग नहीं करता है, तब तक उसका स्टेटमेंट नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर एडवर्स पार्टी अगली तारीख पड़ जाएगी ऑब्जेक्ट कर फिर। रहा है तो, अगर हाँ, अगर और अपोजिट बाय पार्टी वाला रिटर्न दे ऑब्जेक्ट रहा कर है, रहा है तो। हाँ ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है तो, और बाय रिटर्न दे रहा है तो वो मतलब रिटर्न के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी देना जरूरी है। हाँ, ठीक है। A witness may give oral evidence of statements made by other persons about the contents of documents if such statements are in themselves relevant facts. ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में ये बोलता है कि भाई वो डॉक्यूमेंट किसी और का हो, किसी और ने लिखा हो, तो उसके बारे में वो विटनेस ओरल एविडेंस अपनी दे सकता है कि भाई मैंने उस डॉक्यूमेंट में ये चीज पढ़ी थी, ऐसा है उस डॉक्यूमेंट में। वो डॉक्यूमेंट ए का बी के संग नहीं है, वो डॉक्यूमेंट ए का सी के संग है, मैंने खुद देखा था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में अभी तक आया ही नहीं है। तो वो कहेंगे आपने जहां देखा था आप लेकर आइए पहले डॉक्यूमेंट। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ए assaulted B. C deposes that he heard A say to D, B wrote a letter accusing me of theft and I will be revenged on him. ठीक है, क्वेश्चन कोर्ट में ये था क्या ए ने बी पे हमला किया, असॉल्ट किया, तो सी आया विटनेस बनकर और सी ने कहा कि हाँ मैंने सुना था ए को डी से कहते हुए कि बी रोट अ लेटर एक्यूजिंग मी, कि बी ने मेरे खिलाफ एक लेटर लिखा था जिसका मैंने आज बदला ले लिया, मेरे पर चोरी का इल्जाम लगाने का एक लेटर लिखा था जिसका मैंने आज बदला ले लिया। ठीक है, मतलब कोर्ट में केस ये चल रहा था क्या ए ने बी के ऊपर हमला किया, ए ने असॉल्ट किया क्या बी के ऊपर, मान लीजिए मर्डर कर दिया, तो क्वेश्चन ये चल रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया, तो सी आया विटनेस बन के, तो सी ने कहा कि मैंने ए को सुना था डी से कहते हुए कि बी ने मेरे खिलाफ एक बार चोरी का लेटर लिख दिया था या एफआईआर करा दी थी चोरी की, तो इसका आज मैंने बदला ले लिया। दिस स्टेटमेंट इज रिलीवेंट एज showing A's motive for the assault and evidence may be given of it though no other evidence is given about the letter. ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है जो उसका एक्सप्लेनेशन बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो ओरल एविडेंस भी सफिशिएंट है।
तो ऐसे केस में अपोजिट पार्टी का, एडवर्स पार्टी का जो ऑब्जेक्शन है वो ओवररूल कर दिया जाएगा कि इसका डॉक्यूमेंट लाना इम्पॉसिबल है, कोई परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है ना। उस डॉक्यूमेंट के बारे में किसी को भी पता कि वो डॉक्यूमेंट अब कहाँ है। वो बी को ही मारा मालूम था, वो डॉक्यूमेंट बी ने ही वो लेटर लिखा था, लेकिन बी मर चुका है अब, तो बी ही बता सकता था कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ होगा, अब बी है नहीं। तो ऐसे केसेस में जो विटनेस का ओरल स्टेटमेंट है वो भी सफिशिएंट माना जाएगा, ठीक। और अगर वो लेटर अगर अवेलेबल होता तो सी से कहा जाता कि वो लेटर लाके दिखाओ। अगर सी ये बोलता कि ए ने मेरे को लेटर भेजा था और मेरे को लेटर भेज के मुझे ही ये बताया था कि मैंने बी को ऐसे मार दिया है, कि उसने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था, तो ऑब्जेक्ट अगर कोई कर दे अपोजिट पार्टी का, तो कोर्ट सीधे सीधे सी से कहेगी कि अगली तारीख को वो लेटर भी लेके आना जो एक्यूज ने तुमको लिख के भेजा था। ठीक है ना, आप लोग समझ गए। चलिए 145 से करते हैं फिर आगे से। देखिए मैं सोच रहा था 164 तक पहुंच जाता, कंप्लीट हो जाता आज हमारा, लेकिन 1.5 घंटा यही हो गया। ओके दोस्तों, उसी में सर लास्ट मोमेंट मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, तो